पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है, सीखनी कैसे है, कैसे इसको पहचानना है, ग्रामर में इसका क्या रोल होता है, इंग्लिश सीखने में इसका कितना इंपॉर्टेंस होता है, सारी बातें आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएंगी। कॉन्फिडेंस बूस्टर है, जी हां, आज आपका इंग्लिश का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। एग्जाम चाहे स्कूल एग्जाम हो, चाहे कॉलेज का एग्जाम हो या कंपेटिटिव एग्जाम हो, इंग्लिश ग्रामर में इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। सो रिलैक्स माइंड से आइए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच बाय, कमेंट में लिख के बताओ। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी स्पीच के पार्ट्स। स्पीच मतलब क्या है? यहां पे कोई भी टॉक या कोई भी बात या कोई भी सेंटेंस, उसके हिस्से। कोई बहुत बड़ा सेंटेंस था, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सेंटेंस था, मैंने लिखा ही इज वर्किंग इन द फील्ड, इस तरह से मैंने एक बड़ा सा सेंटेंस लिखा है ना। ये पूरा क्या कहलाया? ये पूरा क्या कहलाया? ये पूरा कहलाया एक टॉक। क्या कहलाया? एक टॉक, एक बात है, या मैं कह सकता हूं एक सेंटेंस है ना। अब इसके भी पार्ट हैं, ऐसे थोड़ी कि ये अलग अलग नहीं है, इसके अंदर वर्ड्स नहीं है, वर्ड्स हैं। इसमें ही एक अलग वर्ड है, इज एक अलग वर्ड है, वर्किंग ये एक अलग वर्ड है, इन एक अलग वर्ड है, द एक अलग वर्ड है और फील्ड अलग वर्ड है। तो यही हिस्से हैं। किसके हिस्से हैं? इस पूरे सेंटेंस के हिस्से हैं। इन हिस्सों को हमने क्या किया? इनको हमने नाम दे दिया। क्या दे दिया? हमने नाम दे दिया। और इन्हीं नामों को क्या कहा गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा गया। तालियों से स्वागत कीजिए। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको 1 मिनट के अंदर पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच समझा दे कि होती क्या है। ठीक है, बाकी की बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन अभी मोटा मोटा आइडिया तो सबको हो गया ना, बिल्कुल टेंशन फ्री होके, कि जो भी हमारा सेंटेंस होता है, जितनी भी हमारी इंग्लिश होती है, उसमें जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उनकी खुद की भी एक पहचान होती है। उसी को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये कितने होते हैं? वैसे ये कितने कहलाते हैं? ये कहते हैं कि भैया 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। कुछ लोग इसमें एक और एक्स्ट्रा कर देते हैं और इसको 9 भी बोलते हैं, यानी 8। मैं क्या कह रहा हूं कि 8 ऐसे हिस्से हैं, वर्ड्स 8 इस तरह के वर्ड्स हैं जिनको हमने पहचान रखा है कि अगर इंग्लिश बनेगी तो इनसे मिलकर ही बनेगी, इनके अलावा नहीं बन सकती। तो क्या हम कह सकते हैं कि जितनी भी हम इंग्लिश बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं या सुनते हैं, उसमें जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उनका कोई ना कोई नाम होता है? हां, कह सकते हैं। और वो नाम कितने तरह के हो सकते हैं? 8 या 9 तरह के ही हैं, इसके अलावा है ही नहीं। जिसने ये पढ़ लिया, क्या उसको पूरी इंग्लिश आ गई? हां। जिसने ये पहचानने शुरू कर दिए, तो क्या उसको ग्रामर में पकड़ हासिल हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। दोस्तों, एग्जाम में अनसीन पैसेज आता है आपके? बिल्कुल आता है। वो अनसीन पैसेज आपको बहुत आसान लगेगा अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आते हैं। आप आसानी से ट्रांसलेशन कर पाओगे, बड़े बड़े सेंटेंसेस, पैराग्राफ को समझ पाओगे। इसलिए चाहे स्कूल वाले बच्चे हो या कंपेटिटिव एग्जाम के बच्चे हो, आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प करने जाने वाला है। ठीक है, चलो जी। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों में बता देना चाहता हूं, आपके लिए ना मैंने पूरा ग्रामर का कोर्स शुरू किया हुआ है। प्लेलिस्ट बनी हमारे चैनल डियर सर पे, तो डियर सर पे जाना, प्लेलिस्ट में जाना, इंग्लिश ग्रामर कोर्स पे सर्च करना। ऐसा बेस मजबूत हो जाएगा, ऐसा बेस मजबूत हो जाएगा कि आप अलग ही कॉन्फिडेंस फील करोगे ग्रामर के अंदर। ठीक है, तो 6 वीडियो पहले मैं बना चुका हूं, ये 7th वीडियो है, तो पिछली वाली भी देख लेना बाद में आराम से। चलो जी, आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपने लाइक के बटन को एकदम नीला पीला हरा लाल कर दिया होगा, ताकि ये वीडियो आगे तक भी पहुंचे। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो हमने 8-9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने कहा कि जो भी वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के अंदर, उनकी खुद की भी एक पहचान होती है, तो कितने कितने तरह के होते हैं वो देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बात कर लें क्या? हाँ सर, इतना तो हमने पढ़ ही रखा है मोटा मोटा। क्या पढ़ रखा है मोटा मोटा? कि कोई भी सेंटेंस जो बनता है वो तीन चीजों से बनता है। क्या थी वो 3 चीजें? एक तो था हमारा सब्जेक्ट, एक तो था हमारा सब्जेक्ट। देखो मेरी बात सुनते रहना, बताते रहना मेरे को। एक हमने कहा कि एक होता है हमारी वर्ब, ये बोला, ठीक है, और एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये सबको पता है, ये सबको पता है। 3 चीजों से बनता है एक कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, सब्जेक्ट हमने देखा कि सब्जेक्ट हो ना हो क्या होता है? कोई नाउन होता है या फिर कोई प्रोनाउन होता है। ये हमने देख लिया था, हाँ देख लिया था। ऐसे ही हमने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था कि या तो ये कोई नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा, है ना।
देख लिया था ना, हाँ जी देख लिया था कि कोई भी जो वर्ड सब्जेक्ट की जगह पे रखा जाएगा या तो वो किसी का नाम होगा या प्रोनाउन होगा, यानी नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाला वर्ड। ऐसा ही ऑब्जेक्ट के बारे में था। और वर्ब तो हमने पढ़ी ली थी कि जिससे ऐसे वर्ड्स जो किसी काम के करने को दिखा दें या होने को दिखा दें वो हमारे वर्ब। 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मुझसे पढ़ चुके हो। इससे पहले की वीडियो मैंने वर्ब्स की बनाई थी, वर्ब की फॉर्म्स के ऊपर बनाई थी, कोर्स की ही वीडियो थी ग्रामर के, वहां हमने वर्ब्स के बारे में बात की थी। तो 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये जो 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच हम अब तक बहुत पढ़ते आ रहे हैं, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या? एक हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, एक हो गया प्रोनाउन, और दूसरा क्या है, एक हमारा तीसरा क्या है, वर्ब। तो 3 हमने पढ़ लिए। फिर बाकी कब इस्तेमाल होते हैं दोस्तों? जब हम सेंटेंस बड़े बड़े बनाते हैं ना, उनमें हम कुछ और वर्ड भी लगाते हैं। कैसे? जैसे हम बोलते हैं यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी गुड। अब वेरी क्या है? ये वेरी भी तो एक वर्ड है। गुड क्या है? ये भी तो एक वर्ड है। क्या ये नाउन है? नहीं। क्या ये प्रोनाउन है? नहीं। क्या ये वर्ब है? नहीं, ये कुछ और है। तो इस कुछ और को भी हमने नाम दे दिया। हमने कहा इसको हम कह देंगे एडजेक्टिव, इसको हम कह देंगे एडवर्ब। ऐसे ही कुछ वर्ड होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ही इज सिटिंग ऑन द टेबल। तो अब इसके अंदर ही तो समझ में आया, इज भी समझ में आया, सिटिंग भी समझ में आया। अब ये ऑन क्या था? ऑन को हमने कहा कि इसको हम कह देते हैं प्रेपोजिशन। क्या कह देते हैं? प्रेपोजिशन। ऐसे ही एक और हमने सेंटेंस बनाया कि प्रिया एंड निशा आर प्लेइंग। तो इसमें एंड क्या नाउन है? एंड क्या प्रोनाउन है? नहीं। लेकिन सेंटेंस में तो है ना सेंटेंस का हिस्सा। क्या वो पार्ट ऑफ स्पीच है कि नहीं? हाँ, उस स्पीच का वो पार्ट तो है। क्या कहा मैंने? मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा प्रिया एंड निशा आर प्लेइंग, मैंने ये सेंटेंस लिखा था, मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा बच्चों ये तो मुझे पता है कि ये तो मेरा सब्जेक्ट है, ये तो मुझे पता चल गया ये मेरे सब्जेक्ट है दोनों, ठीक है, और प्लेइंग ये मेरी वर्ब है, ठीक है। तो ये एंड वर्ब क्या है? आर भी मुझे पता है वर्ब है। एंड को क्या बोलूं? ये तो ना नाउन है, ना प्रोनाउन है, ना वर्ब है, तो इसका भी तो कोई नाम तो होगा ना, इसकी भी तो अपनी कोई पहचान होगी कि नहीं होगी? इसकी भी अपनी एक पहचान है। हमने इसकी भी पहचान बनाई और हमने इसको कह दिया कि भाई इसको हम कह देंगे कंजंक्शन। क्या कह देंगे? कंजंक्शन। क्यों बनाई पहचान? क्यों बनाई? क्योंकि ये भी एक स्पीच का पार्ट है, इस सेंटेंस का, इस टॉक का एक पार्ट है, हिस्सा है। पहचान इसलिए बनाई। अब पहचान बनाने से हमें मिलता क्या है वो भी सुनते चले जाओ। भाई इनको पहचान बनाने का मकसद ये था, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम रखने का मकसद ये था मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि हम इनका इस्तेमाल कहां पे रखना है, किस पोजीशन पे रखना है, एंड कहां आएगा या बाय कहां आएगा, विथ कहां आएगा, इनकी जो पोजीशन है उसे डिसाइड करने की वजह से हमने इनकी पहचान बनाई। वरना तो ऐसा होता ना, सबसे शुरू में ही एंड लगने लगता है ना। अब हमें पता है कि कोई भी सेंटेंस अगर शुरू करेंगे तो सब्जेक्ट यहां आएगा, वर्ब बीच में आएगी, ऑब्जेक्ट इधर आएगा, इंटरोगेटिव हो तो भाई वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, आपकी हेल्पिंग वर्ब। इस तरह से हमने पहचान कर रखी तभी तो आ जाएगी। इसीलिए इनकी भी पहचान बनानी जरूरी थी। इतना क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं मजा आ रहा होगा। कोई भी डाउट आता है इंस्टाग्राम पे डियर सर काशिफ के नाम से आईडी, आप पर्सनली मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हो। स्टोरी पे अपडेट कर देता हूं मैं सारी पीडीएफ के लिंक वगैरह भी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, टेंशन मत लेना। लेकिन अब ये आपके सामने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे हुए हैं, एक आर्टिकल भी होता है और उसके बारे में ही बात कर लेंगे। अब इन 8 में से आपको कौन से पढ़ने हैं और क्यों पढ़ने हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा नाउन के ऊपर। क्या आपको नाउन पढ़ने की जरूरत है अभी? नहीं सर, आपने जब हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना सिखाया था, प्रेडिकेट बताया था, नाउन बहुत अच्छे से हम पढ़ते हुए आए हैं, वो तो हमें बड़ा क्लियर हो गया। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा, कोर्स का ही वीडियो है तो वो बच्चे देख लेना बाद में। अभी इसके बारे में बात जरूर करेंगे, ऐसा नहीं मैं छोड़ दूंगा आप लोगों को, बात पूरी होगी। लेकिन अभी बस मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्या नाउन पढ़ा हुआ नहीं है? पढ़ रखा है, क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जिसमें नाउन तो हम बार बार पढ़ते रहते हैं। प्रोनाउन क्या पढ़ नहीं रखा? हाँ, प्रोनाउन भी हमने पढ़ रखा है। और क्या वर्ब नहीं पढ़ते हैं? वर्ब भी पढ़ रखी है। ये 3 इतने ज्यादा सुनाई क्यों देते हैं? क्योंकि यही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। कोई भी हम इंग्लिश का सेंटेंस बनाते हैं ना, तो हमें नाउन, प्रोनाउन और वर्ब की ही मेनली जरूरत पड़ती है। मैं कह सकता हूं, क्या मेरे बच्चों, क्या
मैं कह सकता हूं कि हम एक बार को एडजेक्टिव के बिना जी सकते हैं, बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना एक बार को हम जी सकते हैं, उनके बिना सेंटेंस बन सकता है, लेकिन नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बन पाता। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, इनका इस्तेमाल हम ज्यादा करते हैं। क्लियर है? अब कहां इस्तेमाल करते हैं, ये होते क्या हैं, वो अभी मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, अभी पढ़ाऊंगा, बट अभी मैं मोटा माटी आपसे बात करना चाहता हूं क्या, कि नाउन, प्रोनाउन और वर्ब जो सबसे ज्यादा मोस्टली जो यूज होते हैं, सो वो यही होते हैं। आगे बात कर लेते हैं, और भी हैं, एडवर्ब है, एडजेक्टिव्स हैं, प्रेपोजिशंस हैं, कंजंक्शंस हैं, इंटरजेक्शंस हैं, ये भी हैं। कुल मिला के आपके सामने ना इस वक्त सारी इंग्लिश, इस ब्रह्मांड की इंग्लिश आपके सामने लिखी हुई है, क्योंकि कोई भी वर्ड अगर आप इस वक्त अपने सामने देख पा रहे हो या पढ़ पा रहे हो ना, वो वर्ड या तो कोई एडजेक्टिव होगा, कोई एडवर्ब होगा, कोई वर्ब होगी, कोई नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, कोई ना, बस इन्हीं में से कोई सा होगा। वो इतना क्लियर हो पा रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है? आओ चलो अब जल्दी से 5 मिनट के अंदर दोस्तों, 5 मिनट के अंदर ये जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको समझ लेते हैं, और कितना कौन से को पढ़ना है, कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। अभी बहुत सारे खुलासे करूंगा आपके सामने, मजा आ जाएगा, इंग्लिश से प्यार होने लगेगा, इंग्लिश से प्यार होने लगेगा, ये मेरा आपसे दावा है। चलो जी, प्रॉमिस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउन के बारे में दोबारा से एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बच्चों, नाउन का मतलब क्या होता है? बचपन में हम पढ़ते हैं संज्ञा। क्या पढ़ते हैं? संज्ञा पढ़ते हैं, और जिसमें हमने पढ़ा भी है कि नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और अ थिंग, है ना? ये तो हम पढ़ते हैं ना नाउन के बारे में। यानी इंग्लिश के कोई भी ऐसे वर्ड, इंग्लिश के ऐसे कोई भी वर्ड जो कि किसी भी पर्सन का या किसी भी प्लेस का या किसी भी चीज का, थिंग का नेम हो, वो वर्ड क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। जैसे अब सोच के देखो, ये पूरी दुनिया नाउन ही है। कैसे? सोचो, आप क्या हो? आपका नाम है कोई? हाँ है, तो आप भी क्या हुए? एक पर्सन का नेम हो, यानी नाउन हो गए। आप जहां रहते हो वो जगह, दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, कुछ तो है, एक प्लेस है, प्लेस का कोई नाम है, हाँ जी, वो भी एक नाउन हुआ। थिंग, आपके हाथ में फोन है, कपड़े पहने हुए हो, चश्मा लगा रखा है क्या है, वो भी क्या हुआ? एक नाउन है, किसी चीज का नाम है। कपड़ा भी एक चीज का नाम है ना? चश्मा भी किसी चीज का नाम है। तो मैं कह सकता हूं कि किसी भी चीज का नाम क्या कहलाता है? एक नाउन कहलाता है। खुशी, हैप्पीनेस, इज इट अ नाउन? यस, इट्स अ नाउन। खुशी भी किसी चीज का नाम है। मिठाई, गोलगप्पे, शीशा, ग्लास, कुछ भी, जितनी भी चीजें हैं, मिरर से लेके ग्लास तक, कपड़ों से लेके चप्पलों तक, दुनिया भर की चीज नाउन है। डियर सर, क्या ये नाउन है? कमेंट में बताओ ना मुझे। मैं कह सकता हूं, मैंने आपको क्या कहा कि पूरा जो ब्रह्मांड है उसकी जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो इंसान हो, कोई जानवर हो, कोई प्लेस हो, उसका हर किसी चीज का अगर कोई नाम है ना, वो सब नाउन। आप सोच के देख लो, ठीक है? अब इसे हम पढ़ते क्यों हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसे पढ़ना जरूरी क्यों है? पढ़ना जरूरी इसलिए होता है मेरे बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम 3 चीजें रखते हैं, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट, है ना? और उनकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि शुरू में सब्जेक्ट आएगा या लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में कहां आएगा, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। वर्ब की पोजीशन भी मैटर करती है, वर्ब की फॉर्म कहां होगी, है ना? तो इसी तरह जब आप कोई मान लो अनसीन पैसेज पढ़ रहे हो और आपने देखा कि कोई वर्ड लिखा था जो आपने जिंदगी में नहीं सुना था, मान लो आपने एक वर्ड पढ़ा था इंट्रोस्पेक्शन। क्या वर्ड पढ़ा था आपने? इंट्रोस्पेक्शन। बहुत बढ़िया प्यारा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनो। आपने एक वर्ड पढ़ा इंट्रोस्पेक्शन। अब ये वर्ड आपने अपनी तमाम जीवन में आपने सुना भी नहीं था, यू हैव नॉट हर्ड दिस वर्ड बिफोर, है ना? अब क्या होगा? अब आपने वर्ड पढ़ लिया और उसके बाद ऐसे लिखा था इंट्रोस्पेक्शन इज नेसेसरी। अगर आपको मालूम है कि शुरुआत में सब्जेक्ट हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, तो आप उलझोगे नहीं, आपको समझ में आएगा कि किसी चीज का भाई नाम लिखा हुआ है ये, क्योंकि आपने कहां से आइडिया लगाया? क्योंकि इसके बाद कोई वर्ब रखी हुई थी, इज लगा हुआ था, तो आपको समझ में आया। अब इसका मतलब ये कोई काम तो है नहीं, ये वर्ब तो नहीं, इतना आपको क्लियर हो गया। इससे क्या होता है? आपको गेस करने में, सेंटेंस का सेंस समझने में आसानी हो गई कि नहीं हो गई? कि ये सब्जेक्ट है, इंट्रोस्पेक्शन किसी चीज का नाम है, इतना मुझे क्लियर हो गया। कैसे क्लियर हो गया? इसलिए क्लियर हो गया क्योंकि शुरू में था। कोई भी सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव होता, सब्जेक्ट शुरू में आता है, वो कोई ना कोई नाउन होता है।
है ना। अगर लास्ट में होता तो भी समझ में आ जाता, लेकिन अगर यही वर्ड ये इसके बराबर में लिखा हुआ होता या इसके अलावा कोई ऐसा वर्ड होता, तब आपका माथा ठनकता, आपको तब सोच में पड़ते कि नहीं अब ये कोई वर्ब है, किसी काम के बारे में बात हुई। समझ पा रहे हो कि नाउन पढ़ने का फायदा क्या हुआ, नाउन की पहचान करने का फायदा क्या हुआ। इज इट क्लियर और नॉट? अब क्लियर हो चुका होगा। आई होप कि अब आपको समझ में आया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूरी क्यों थे। आज आगे बढ़ते हैं। तो नाउन से तो बड़ा फायदा हुआ हमें। नाउन से सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि हम समझ पाए कि कोई भी सेंटेंस हमारे सामने अगर आता है, हमें पढ़ना है, तो हम पहचान कर लेंगे कि हाँ भाई ये यहां इसका मीनिंग क्या निकल रहा हुआ है, किसी चीज का नाम है या कोई काम हो रहा है, ये क्या है ये, है ना। तो अगर हमें इंग्लिश नहीं भी आ रही, हमें उसका वर्ड का मीनिंग नहीं भी पता, तो भी हम जिसे कहते हैं गेस कर सकते हैं, एक सेंस लगा सकते हैं। आ जाओ जी, अभी क्या होते हैं प्रोनाउन, और हमने लिखा भी है भाई नाउन का इस्तेमाल, मैंने ना आपके इस्तेमाल भी लिख दिया साथ साथ कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्या जरूरत है। तो नाउन की जरूरत क्यों होती है? सेंस समझने के लिए होती है भाई। इंग्लिश में कुछ भी पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, अनसीन पैसेज पढ़ रहे हो, अपनी कोई बुक पढ़ रहे हो, आपको एक आइडिया लगता है कि क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस कहां खत्म हो रहा है, कहां शुरू हो रहा है, ये सब आपको पता चलता है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन, जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। जैसे हम किसी के नाम की जगह इस्तेमाल कर लें, जैसे हम अपना नाम थोड़ी लेते हैं बार बार। मैं थोड़ी बोलूंगा कि डियर सर आ रहे हैं, डियर सर आपको से कहना चाहते हैं, डियर सर बुला रहे हैं, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। ऐसे तो बोलते अपने आप, अगर आपका नाम पूजा है तो बार बार पूजा थोड़ी बोलते हो कि पूजा खाना खा रही है, अब पूजा के पापा का नाम रवि कुमार, ऐसे नहीं बोलते। हम उनके लिए कुछ और वर्ड्स लगाते हैं, तो उन्हें क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा और बता दो ताकि हमें और अंडरस्टैंडिंग हो जाए। भाई प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो, जैसे पूजा है या फिर रश्मि है ना। अगर हमें पूजा रश्मि के बारे में कुछ भी कहना होता है तो उसकी जगह हम क्या लगा देते हैं? वह। क्या लगा देते हैं? वह, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? शी। तो शी क्या हुआ मेरा यहां पे? प्रोनाउन हुआ। ऐसे मान लो हर्ष है किसी का नाम, लड़के का, तो बार बार हम ये थोड़ी कहेंगे हर्ष आ रहा है, हर्ष खा रहा है, हर्ष गा रहा है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। हर्ष की जगह हम क्या लगा देते हैं? ही लगा देते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में हिम लगा देते हैं। अच्छा, इसके बारे में सर आपने और अच्छे से पढ़ा रखा है? हाँ, कोर्स की वीडियो में आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मैंने दे रखी है, तो प्रोनाउन वहां और अच्छे से समझ लेना। अभी बस एक मोटा माटी आइडिया कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि तो बार बार हम किसी का नाम नहीं लेते, नाउन नहीं लगाते, नाउन की जगह जो वर्ड यूज होते हैं वो कहलाते हैं हमारे प्रोनाउन। और उसको पढ़ के क्या मिलता है? प्रोनाउन की खोज करके हमने क्या हासिल कर लिया? क्या कोहिनूर मिल गया मुझे इंग्लैंड का? नहीं 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 नहीं, इससे हमें फायदा होता है वर्ब लगाने के लिए। वर्ब मतलब दोस्तों, जब भी हम कोई भी यहां पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ही शी होता है तो हमें लगाना होता है आगे इज, एम, ऐसे लगाना होता है ना, तो हमें पता चल जाता है कि किसके साथ क्या आएगा। क्या यहां पे वॉज आएगा, क्या यहां पे वर आएगा, क्या यहां पे इज आएगा, क्या यहां पे एम आएगा। वो कैसे पता चलता है? प्रोनाउन को देख के पता चलता है कि लड़का है, लड़की है, एक से ज्यादा लोग हैं, क्या सिंगुलर है, क्या प्लूरल है। इससे हेल्प हमें कौन करता है? ये हमें हेल्प, हमारी मदद कौन करता है? प्रोनाउन करता है। तो ही पता होगा, शी पता होगा, तभी हम आगे लगा पाएंगे। क्लियर है कि नहीं? और सबसे बड़ी बात, बार बार हमें किसी का नाम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये तो रहा हमारा प्रोनाउन। चलो जी, और क्या रह गया सर? आगे बढ़ जाएं सर। वर्ब। वर्ब की हमें पहचानने की जरूरत क्यों पड़ी? वर्ब के बारे में जान के हमें क्या मिलता है? कोई वर्ड वर्ब है, इससे क्या फायदा हो जाता है? उसे वर्ब क्यों कह दिया हमने? छोड़ देते, कुछ भी ना बोलते उसका? नहीं भाई, टेंसेस के लिए, टेंस के जो हमने रूल लगाए ना, जो टेंसेस के हमने रूल लगाए, टेंस के हम रूल लगाते हैं कि नहीं, उसमें वर्ब का सबसे बड़ा रोल होता है। अगर हम यही नहीं पहचान पाएंगे कि सेंटेंस में वर्ब कहां है या वर्ब कौन सा है, तो फिर वर्ब की फॉर्म कहां लगाओगे, टेंस के रूल कैसे लगाओगे, कौन सा काम कब हो रहा है कैसे पता चलेगा, कौन सा काम कहां हो रहा है पता कैसे चलेगा। वर्ब की फॉर्म्स लगाने के लिए, टेंसेस के रूल्स अप्लाई करने के लिए हमें वर्ब की जरूरत पड़ती है। वर्ब क्या होती है सर बता दो ना। अरे वर्ब के भी ना बहुत सारे टाइप होते हैं। एक तो आपने पढ़ी रखा होगा इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये सारी वर्ब जो कहलाती हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या कहलाती हैं? हेल्पिंग वर्ब। कुछ होती हैं एक्शन वर्ब, जैसे प्ले, गो, जिसमें कोई काम हो रहा होता है, गो जिसमें काम दिख रहा होता है, कीप, इस तरह की वर्ब जो होती हैं। तो कुछ ये वाली वर्ब्स होती हैं। तो वर्ब्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी? कि काम, जब तक हम टेंस के रूल ही नहीं लगा सकते अगर वर्ब ही नहीं होगी तो, ठीक है। तो भाई वर्ब की हमें इसलिए जरूरत पड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्ब की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि सेंटेंस में वर्ब कौन सा है, ये देखकर ही पता चलेगा
कि इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, ये वाला काम कौन से समय में हो रहा है। तो हमारा फोकस रहता है वर्ब पे। आगे बढ़ जाते हैं एडवर्ब एडजेक्टिव पे। अब एडवर्ब क्या होते हैं सर, वो बता दो। इसका काम क्या होता है, वर्ब की खासियत बताने के लिए, वर्ब की खासियत बताने के लिए। आओ चलो इसको ना आपको मैं कुछ एग्जांपल से भी सिखा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाए मेरे प्यारे बच्चों। आओ चलो देखते हैं। आ जाओ जी, आ जाओ जी। सर आपने तो हमारे लिए बहुत आसान कर रखा है काम। भाई नाउन के बारे में पढ़ा था, नाउन कौन कौन सा हो सकता है, अजय, रश्मि, मोबाइल, हैप्पीनेस, फियर, लव, टाइम, इस तरह के सारे वर्ड क्या हुए, नाउन हुए। समझ में आ गया। ऐसा कोई भी वर्ड हो जो किसी का नाम लिखा वो क्या कहलाया, नाउन कहलाया। ठीक है, प्रोनाउन जल्दी से देख लेते हैं। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, हु, विच, इस तरह के वर्ड जो किसी के नाम की जगह इस्तेमाल हो रहे हो वो क्या कहलाए, प्रोनाउन कहलाए। ये भी क्लियर हो गया। वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, गो, सी, लाइक, लर्न, स्पीक, इस तरह के वर्ड जिसमें काम के करने होने का पता चल रहा है, तो वो सारे क्या कहलाए, मेरे वर्ब कहलाए। अब अगली बारी किसकी थी, एडवर्ब की। एडवर्ब ऐसे वर्ड जो काम कैसे चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है उसको अगर बता दें, मतलब बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत बुरे तरीके से चल रहा है, काम की खासियत को बताने के लिए। क्या कहा मैंने, काम की खासियत को बताने के लिए, उसके तरीके को बताने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हो इंग्लिश के अंदर, वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। क्या ये बहुत सारे होते हैं, नहीं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते। जैसे वर्ब इस्तेमाल होती है ना, तो उस तरह ये इस्तेमाल नहीं होते। इसलिए इसमें डरने की जरूरत है ही नहीं, टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। बस आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ब कहां इस्तेमाल हो रही है। जैसे कि क्विकली, कोई काम तुमने जल्दी से कर दिया, काम तो किया, कैसे किया, जल्दी से कर दिया। कोई काम स्लोली किया, कोई काम कभी नहीं किया, तो इस तरह के वर्ड नेवर, स्लोली, क्विकली, डेली, एक्सट्रीमली, बड़े तरीके से, है ना, हियर, देयर, यहां, वहां, इस तरह के सारे वर्ड्स क्या कहलाए, मेरे एडवर्ब कहलाए। कि काम तो हुआ, लेकिन ऐसे वर्ड जिन्होंने यह बता दिया कि वो काम किस तरीके से हुआ, वो क्या कहलाए, मेरे एडवर्ब कहलाए। इतना क्लियर है। ये सारी वीडियोस ना मैं आपको इनकी डिटेल में भी वीडियो बना के दूंगा। आज तो मैं आपको बस कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच की अंडरस्टैंडिंग देने आया हूं कि पता तो रहे कि ये होते क्या हैं। आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और क्यों इस्तेमाल होते हैं। ऐसे वर्ड जो नाउन की, जो हमारे नाउन है, जो नाम थे उनकी या प्रोनाउन की खासियत को बताएं, वो क्या कहलाए मेरे एडजेक्टिव्स कहलाए। कहां चला गया भाई, हमसे इतने बिछड़ के मत जाओ दूर। आओ जी, एडजेक्टिव्स ये रहे, नाउन या प्रोनाउन की तारीफ करने के लिए या उनकी बुराई करने के लिए कि वो कैसी है, उनकी खासियत बताने के लिए जो वर्ड यूज किए गए वो क्या कहलाए, मेरे एडजेक्टिव्स कहलाए। कैसे, थोड़ा बताओ ना सर, क्या कह रहे हैं हम, कह रहे हैं ये जो नाउन है ना, ये जो नाउन और प्रोनाउन है, ये जो नाउन या प्रोनाउन है, इनकी अगर कोई खासियत बता रहा है कि वो कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, काला है, पीला है, नीला है, हरा है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, इस तरह की अगर कोई खासियत बताए, वो वाले इंग्लिश के वर्ड क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे एडजेक्टिव्स। अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। आ जाओ जी, कहां चले गए आप, कहां गए, आइए चलिए देख लेते हैं। ये रहे जी। हाँ, तो एडजेक्टिव्स कौन से, जैसे यूनिक मतलब अनोखा, किसी नाउन की किसी की तारीफ ही तो बताई जा रही कि वो अनोखा है, तो कौन अनोखा है, वो तारीफ किसकी हुई, उसकी हुई, है ना। ऐसे ही यूनिक हुआ। वेकेंट मतलब खाली। ब्यूटीफुल, किसी को खूबसूरत कह दिया, शी इज ब्यूटीफुल, किसकी तारीफ हुई, किसी लड़की की तारीफ हुई, यानी किसी प्रोनाउन को ब्यूटीफुल कहा गया, तो ये क्या कहलाएगा, एक एडजेक्टिव कहलाएगा। क्लियर है। तो ब्यूटीफुल, अगली, लॉन्ग, ब्लैक, इस तरह के जो वर्ड्स थे इंग्लिश के, कहीं पे भी इस्तेमाल हो रहे हो, जो नाउन या प्रोनाउन की या किसी की खासियत बता रहे हो, तो वो क्या कहलाएंगे, वो हमारे एडजेक्टिव कहलाएंगे। क्या क्लियर हो पा रहा है। एक बार थोड़ा सा एक बार वाइंड अप करें। नाउन समझ में आ गया, प्रोनाउन समझ में आ गया, वर्ब हमने कर लिया, एडजेक्टिव कर लिया, एडवर्ब कर लिया, बचा क्या फिर, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इन पे कर लो मार्क, इनको लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई हो ही नहीं सकता। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनका इस्तेमाल एक बार को वर्ब या नाउन और प्रोनाउन जितना तो नहीं है, लेकिन इनका इस्तेमाल थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है, क्योंकि हर कोई इनका इस्तेमाल समझ नहीं पाता। इन्हें आप हिंदी से रटकर यूज नहीं कर सकते। नाउन का इस्तेमाल करना आसान है, आपने किसी का नाम ही तो लिखना है। प्रोनाउन का इस्तेमाल करना भी आसान है, लड़की के लिए लगा दो आंख बंद करके शी, लड़के के लिए लगा दो आंख बंद करके ही। वर्ब का इस्तेमाल भी बड़ा आसान है, प्रेजेंट है तो इज एम आर लगाओ, पास्ट है तो वाज वर लगाओ। एडजेक्टिव भी अपने आप में बड़ा आसान है, ब्लैक मतलब काला, काला मतलब ब्लैक, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, सुंदर मतलब ब्यूटीफुल, रख दोगे एज इट इज। लेकिन जब बात आती है प्रेपोजिशन की
और कंजंक्शन की, वहां पे आप हिंदी से रट के नहीं सीख सकते हो, वहां आपको इनके कॉन्सेप्ट्स को समझना होता है कि किसका इस्तेमाल कैसे होता है। अब इनका काम क्या होता है, पहले प्रेपोजिशन का इस्तेमाल सुनो। प्रेपोजिशन कौन से वर्ड्स होते हैं? सेंटेंस के अंदर ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस में जो काम हो रहा है किसी डायरेक्शन को बता रहे हो, किसी चीज की पोजीशन को बता रहे हो कि वो चीज वहां है, ऊपर है कि नीचे की तरफ रखी हुई है, या उस तरफ रखी हुई है कि उस तरफ रखी हुई है, इस तरह की जब डायरेक्शन को, दिशा को बता रहे हो तो उसको क्या कहते हैं? पोजीशन को बताने वालों को क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन। क्या बोलते हैं उन्हें? प्रेपोजिशन। ठीक है, जैसे कि एट हो गया, इन हो गया, ऑन हो गया, बाय, विथ, इनटू, अबव, ओवर, इस तरह के जितने भी वर्ड हैं प्रेपोजिशन कहलाते हैं। इनका यूज क्या होता है वही बता दो। इनका यूज होता है इंफॉर्मेशन देने के लिए। प्रेपोजिशन के क्या इस्तेमाल होता है? इंफॉर्मेशन देते हैं कि जो भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है ना, जो भी काम करने वाला है वो काम किस तरह से कर रहा है, किस तरफ जा रहा है, किस तरफ उड़ रहा है, किस तरफ वो चीज रखी हुई है, टेबल पर है कि टेबल के नीचे है, ये सारी डायरेक्शन, पोजीशंस, ये सब दिखाने का काम किनका होता है? इन्हीं का होता है, छोटू छोटू का। जैसे ऑन इस्तेमाल होता है, टू होता है, एट होता है, इनटू होता है, बाय होता है, विथ होता है, अबव, अंडर, ओवर, ये सारे वर्ड हैं बड़े मजेदार। क्लियर है? कंजंक्शन पे आ जाए। सर ये अभी के अभी सिखा दो ना प्रेपोजिशन, क्या टेंशन है? अभी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बार हम गो थ्रू कर रहे हैं। इनकी डिटेल्ड वीडियो एक अलग से बनाएंगे, उसमें ज्यादा मजा आ जाएगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप खुद कहोगे कि सर इतनी लंबी वीडियो, डर लग रहा है मेरे को। ठीक है, क्योंकि प्रेपोजिशन बहुत सारे होते हैं, टाइम लग जाएगा। आगे देखते हैं कंजंक्शंस को। कंजंक्शंस का भी काम इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है, लेकिन मेनली कनेक्ट करने का काम करती हैं। किस चीज का? सेंटेंस में जो भी वर्ड्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने का काम किसका होता है? कंजंक्शंस का होता है। होते दोनों ही बहन भाई की तरह ही हैं, बहन भाई जैसे ही होते ही है। आओ जरा देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं कंजंक्शन। जैसे एंड हो गया, दोनों को जोड़ देता है। और हो गया, और भी कहीं ना कहीं दो वर्ड को आपस में जोड़ देता है। एनिमल और जवान, अब यहां मैंने दो अलग अलग वर्ड थे, है ना, दो नाम थे, उनके बीच में कोई संबंध नहीं था, और लगते ही दोनों में संबंध बन गया कि नहीं? इसी तरह से सो, फॉर, सिंस, बट, येट, स्टिल, इवन दो, ऑल दो, इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं मेरे? कंजंक्शन से, जिन्हें बोल सकते हो कनेक्टर्स, कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, अच्छा सर इनकी सेपरेट वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अलग अलग इनकी सेपरेट वीडियो इसी कोर्स में देने वाला हूं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियोस में आपको यही सब मिलेगा, जिसमें मैं आपको ये समझा रहा हूं। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप इन सब की अंडरस्टैंडिंग ले लो, आपको पता हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो प्रेपोजिशन और कंजंक्शन क्यों पढ़नी है? क्योंकि सेंटेंस में ये बहुत बहुत अच्छा काम करते हैं, इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं कि कोई भी काम कैसे हो रहा है, किस दिशा में हो रहा है, किस पोजीशन में वो चीज हो रही है, वो बता देते हैं। और क्या बता देते हैं? और कनेक्ट करने का काम कर देते हैं। तो एग्जाम में अगर एग्जामिनर को कुछ आपसे पूछना होता है, वो नाउन प्रोनाउन नहीं पूछता है। आपका चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, आपसे पूछता क्या? प्रेपोजिशन और कंजंक्शन ही पूछे जाते हैं। एडवर्ब और एडजेक्टिव का भी बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है। अंदर की बातें बता रहा हूं मैं पूरा आपको पूरा निचोड़ दे रहा हूं इस वक्त। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फोकस प्रेपोजिशन और कंजंक्शन पे करना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इंटरजेक्शन, अब ये क्या होता है? ये सिर्फ हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं। क्या होते हैं? एक्सप्रेशन, जो मुंह से आवाज निकल, हे ब्रावो। इनका इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ इतना ही रोल है कि आप बस याद रखें कि इंटरजेक्शन नाम की कोई चीज होती है, इन वर्ड्स को बस पहचान लिया गया, इनका इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता है। लेकिन इसमें वही है, जो आपके एक्सप्रेशन एकदम से खुशी में या उदासी में आपके निकल जाते हैं, वो सारे इंटरजेक्शन कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अब दोस्तों कुछ कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स। आपके सामने मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल निकाल के लाऊं जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। दोस्तों आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, इनके एक एक वर्ड को पहचान के बता दो अब मेरे को कि वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आप कर सकते हो, बहुत आसान लगेगा अब आपको। देखो ना, He went to the market and bought fruits। यहां पे he क्या है? he एक प्रोनाउन है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। went यहां पे एक वर्ब है, बिल्कुल सही जवाब। to क्या है? एक प्रेपोजिशन है। सर आपने इतना तो हमें बताया है। the क्या है? एक आर्टिकल है। मार्केट किसी जगह का नाम है जिसको हम मार्केट कहते हैं। ये क्या हुई? एक नाउन हो गई। एंड दो चीजों को जोड़ने वाला कंजंक्शन है। bought किसी चीज के खरीदने को बाय बोलते, सेकंड थर्ड फॉर्म bought हुई, तो ये क्या हुआ? मेरा वर्ब हुआ। क्या मैं ज्यादा जल्दी जल्दी एक्साइटमेंट में कर रहा हूं? नहीं सर, ये है ही इतना आसान, आपने हमें इतने अच्छे सब घोंट के समझा दिया कि अभी हम यूं ही पकड़ पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं। फ्रूट्स क्या है? क्या प्रोनाउन है क्या? फ्रूट्स
क्या ये एडजेक्टिव है? क्या ये एडवर्ब है? नहीं सर, किसी चीज का नाम है। ये क्या कहलाएगा? एक नाउन कहलाएगा। रवि, रवि क्या है? क्या एक नाउन नहीं है रवि? इज क्या एक वर्ब है? बिल्कुल। माय क्या एक प्रोनाउन है? बेस्ट, बेस्ट यहां पे बेस्ट क्या होगा? सबसे अच्छा। क्या तारीफ हुई है? किसी चीज की खासियत बताइए। हाँ, किसी चीज की खासियत बताओ तो एडजेक्टिव, किसी काम की खासियत बताओ तो एडवर्ब। तो ये क्या हुआ? एक एडजेक्टिव हुआ। और फ्रेंड किसी का नाम है, ये एक नाउन हो गया। क्या मजा आ रहा है इसको सॉल्व करने में? तो आपके लिए एक्सरसाइज दे देता हूं ना, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, चाहो तो यहीं से स्क्रीनशॉट लो, इसको अटेम्प्ट करो, मुझे आंसर बताओ। ये एक सेंटेंस और पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है ना, इसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने इस्तेमाल करके आपको दिखाई है। इससे आपका पूरा माइंड एकदम क्लियर होगा। आओ चलो दिखाते हैं। चलो जी, पहला था वाव। वाव एक एक्सप्रेशन था जो कि क्या था? हमारा एक इंटरजेक्शन। दूसरा है हर। हर क्या है? हर एक प्रोनाउन है, सब्जेक्ट होता है। हर कैट, कैट क्या है? एक नाउन है, बिल्कुल सही बात, किसी चीज का नाम है। रियली एक एडजेक्टिव है, एक खासियत बता रहा है, किसी भी चीज की खासियत बता रहा है। रियली यानी वास्तव में, सच में ऐसा हुआ है ना? ऐसे ही जंप्स, जंप्स क्या है? एक वर्ब है, कूदना। आगे बढ़ते हैं। सो, सो क्या है? एडवर्ब है। सो के बाद क्या? सो हाई। सो भी क्या दिखा रही है? एडवर्ब को दिखा रही है, क्योंकि कोई काम हुआ तो, कूदी तो, लेकिन कैसे कूदी? बहुत, यानी सो, सो का यहां पे क्या इस्तेमाल हुआ? एक एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ। हाई, हाई क्या? एक एडजेक्टिव है, ऊंचाई इस्तेमाल हो रहा है, किसी चीज को ऊंचा कहा जा रहा है, खासियत बताई जा रही है किसी चीज की, तो ये भी मेरा क्या हुआ? एक एडजेक्टिव हुआ। अप, अप मतलब क्या है? एक डायरेक्शन को दिखा रहा है, ये मेरी क्या हुई? एक प्रेपोजिशन हुई। इस तरह से दोस्तों ये सारे वर्ड कुछ ना कुछ थे, इनका कुछ ना कुछ नाम था, जो मैंने आपके सामने रख दिया। और अब आपको क्लियर हुआ होगा कि हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों बनाई गई थी और कैसे कैसे पहचानी जाती है। सर, क्या एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव आ सकते हैं? एक से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? 10 आ जाए, 20 आ जाए, क्या ही फर्क पड़ना है? बस उनकी कोई ना कोई पहचान जरूर होगी, तो माइंड से निकाल दो। एक और कराऊं? एक और कराता हूं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। The old tired woman was sitting under a tree and patiently waiting for her husband to arrive. क्या इसमें ढूंढे कुछ? और चलो मेरे साथ मिलके देखो। ओल्ड, ओल्ड क्या है? किसी चीज की खासियत है ना? खासियत किसी चीज की खासियत है या किसी वर्ब की खासियत है? किसी काम की खासियत थोड़ी दिखाई गई है, किसी चीज की दिखाई गई है। तो ये क्या हुआ? मेरा एडजेक्टिव हुआ कि नहीं? टायर्ड, टायर्ड, टायर्ड भी क्या एडजेक्टिव हुआ कि नहीं? हाँ, टायर्ड हो ना, थके हुए हो ना। वुमन, वुमन क्या किसी का नाम है? हाँ, तो क्या ये मेरा कोई प्रोनाउन हुआ? बिल्कुल हुआ। वॉज क्या एक वर्ब है? बिल्कुल है सर, वर्ब है। इज एम आर वॉज वर्ब है होती है। सिटिंग क्या एक वर्ब है? हाँ, ये भी एक वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब थी और ये मेरी एक्शन वर्ब हो गई। अंडर क्या एक प्रेपोजिशन है? बिल्कुल, किसी चीज की पोजीशन को बता रहे, वो चीज कहां पर है? ए एक आर्टिकल है कि नहीं? हाँ, जिसे हम नवा पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ए और द। इसको लोग बोल देते हैं लेकिन पढ़ाते ज्यादा नहीं है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं माना जाता, ज्यादातर लोग इसको नहीं मानते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्री, ट्री क्या एक नाउन है? बिल्कुल है। एंड क्या एक कंजंक्शन है? बिल्कुल है। पेशेंटली काम कैसे हो रहा है? बहुत सब्र के साथ हो रहा है, सब्र से हो रहा है, तो क्या ये मेरी एक एडवर्ब हुई? हो गई। वेटिंग क्या ये वर्ब है? काम करना, वेट करना, तो ये मेरी वर्ब हो गई। फॉर क्या एक कनेक्टर है, कंजंक्शन है? हाँ, हो गया। हर क्या मेरा एक प्रोनाउन है? हाँ, हो गया। हस्बैंड क्या एक नाउन है? हाँ, हो गया। और टू, टू, टू मेरी क्या एक प्रेपोजिशन है? हाँ है। अराइव क्या एक वर्ब है? हाँ है, हाँ है। और इस तरह से हमने इसका पूरा चीरहरण कर दिया, इसका पोस्टमार्टम कर दिया, चीरफाड़ कर दी इसकी पूरी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है अगला जो सेंटेंस है उसमें आप पहचान के दिखाओ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सी। ये आपका होमवर्क है। और अब जो मैं बात आपको बताने वाला हूं वो बात आपके होश उड़ा देगी, आपको बड़ा मजा आएगा सुन के। आपके दिमाग पे जो ग्रामर का बोझ है ना वो खत्म होगा। सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। मैं आपसे अब यो बात बताने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो ग्रामर होते हैं उसमें हम पढ़ते हैं मॉडल्स को। किसको पढ़ते हैं? मॉडल्स को। मॉडल वो आपसे सुने होंगे, कैन, मे, माइट। वो क्या है? वो क्या है पता है आपको? वो क्या है? वो कुछ नहीं है, वो वर्ब का ही क्या है? एक टाइप है। क्या है? वर्ब का ही टाइप है। मॉडल्स क्या होते हैं? वर्ब के ही टाइप को हम कहते हैं मॉडल्स। मॉडल वर्ब के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो गई, एक्शन वर्ब हो गई, इसी तरह से एक मॉडल वर्ब होती है। तो मॉडल भी जो पढ़ेंगे हम, मैं आपको वीडियो दूंगा फुल फ्लैज मॉडल्स की, तो याद रखना वो कोई आसमान से नहीं टपकी, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही हिस्सा है। वो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच ही तो है।
ये वर्ब का ही तो वो एक बेबी है छोटा सा, वो क्या है, हमारा मॉडल है। क्लियर है? जैसे बहुत सारे लोग मॉडल पढ़ते हैं, मॉडल नहीं होता, मॉडल्स होता है। ऐसे ही अब हम एक चीज आपने सुनी होगी, फ्रेजल वर्ब। क्या होती है? फ्रेजल वर्ब। वो वर्ब और प्रेपोजिशन का मिलन है। वर्ब और प्रेपोजिशन का जो मिलन होता है, इनकी जब आपस में शादी हो जाती है, जो मिलके निकल के आता है ना, वो कहलाता है हमारा फ्रेजल वर्ब। यानी एक वर्ब का हिस्सा होगा और दूसरा प्रेपोजिशन का हिस्सा होगा। आपने पढ़ा भी होगा, लुक अप ऐसे करके आपने वर्ड सुने होंगे, कम अक्रॉस इस तरह के आपने वर्ड सुने होंगे। वो सारे फ्रेजल वर्ब भी इन्हीं से मिलके बनते हैं। तो कुछ भी कर लो, जो भी आप वर्ड देखोगे ना इंग्लिश के अंदर, वो इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही मिलकर बनता है। अब लास्ट में आपको करना क्या है, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा होमवर्क दिया। अब आपको अपनी बुक्स में, जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हो, अपने अपने एग्जाम की, किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, उस बुक्स में पढ़ना है, इंग्लिश के वर्ड्स को पहचानना है, मार्क करना, ये कौन सा वर्ड है, ये कौन सा वर्ड है। इससे ना आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि कौन सा प्रोनाउन है, कहाँ नाउन है, कहाँ एडजेक्टिव है, कहाँ एडवर्ब है, कहाँ प्रेपोजिशन के इस्तेमाल हो रहे हैं, और आपको फिर इंग्लिश हलवा लगने लगेगी। उम्मीद करता हूं आप मेरा ये होमवर्क जो मैंने आपको दिया है वो जरूर पूरा करके दिखाओगे। वीडियो को अगर अभी तक नहीं लाइक किया है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं आपसे इन्हीं में से ग्रामर के किसी टॉपिक पे बात कर रहा हूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरा साथ भरपूर जोश के साथ देते रहेंगे इसी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।